वेलकम टू द साइंस ट्यूटर। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा लास्ट क्लास में रह गया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें न्यूटन्स साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने बुक लिखी थी अपनी, उसमें बुक में प्रिंसिपल्स दिए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के, और इनके साथ इनकी इक्वेशन दी थी। इक्वेशन तो अपन रीड कर चुके हैं पहले भी, कि उनके न्यूमेरिकल्स भी रीड कर लिए थे अपन ने कि उनके न्यूमेरिकल्स किस तरह यूज़ होते हैं उन न्यूमेरिकल्स में। और अपन ने सिर्फ ये रह गया था कि इसके लॉज क्या थे इनके स्टेटमेंट वाइज। तो वो लॉज पढ़ लेते हैं एक बार अपन थ्योरेटिकली, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो इनकी इक्वेशंस हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशंस जो आप कहते हो, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2as, ये हमने इस पर न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो ये तो इक्वेशंस हो गई मोशंस की। अब ये थ्योरी जो है, लॉज हैं जो मोशंस के, 3 टाइप्स के हैं, 3 लॉज ऑफ मोशंस हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इनका हम थोड़ा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या स्टेट करते हैं, इनका स्टेटमेंट्स क्या है इनके। तो इनको एप्लीकेशंस भी देख लेंगे इनके, कि इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में फर्स्ट लॉ का कौन सा एप्लीकेशन है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोल लो, आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो उसको। आपको प्रोनाउंसिएशन आप ये किसी भी टाइप में हो सकता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस ये स्टेट करता है कि कोई भी बॉडी होती है या तो रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी। या तो रेस्ट में होगी कोई बॉडी, बताया था मैंने आपको, या फिर मोशन में होगी। अब वो मोशन कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन, रेक्टेंगुलर मोशन हो सकता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन हो सकता है, पैराबोलिक मोशन हो सकता है, ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, किसी भी टाइप का मोशन हो सकता है। रेस्ट मतलब रेस्ट तो सिंपल एक डायनामिक तो होगा नहीं, वो तो स्टैटिक हो जाएगा रेस्ट। तो रेस्ट 2 टाइप की बॉडी होंगी, 2 ही स्टेट में हो सकती हैं, स्टेट रेस्ट में हो सकती है या फिर एक बार में, या फिर वो स्टेट, या फिर वो मोशन में हो सकती है एक ही टाइम पर। तो अब कोई भी बॉडी स्टेट में या रेस्ट में, वो उसी पोजीशन में, उसी स्टेट में रहना चाहती है अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अगर आप उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाओगे, बाहर का आउटर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, तो वो हमेशा उसी रेस्ट में, उसी पोजीशन में रहना पसंद करेगी ना। वो रनिंग में तो रनिंग में रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी, और रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। प्रेफरेंस उसकी वही रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो, तब तक। तो यही कह रहा है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, अगर आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे किसी भी बॉडी पे, वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स, धक्का ना लगा दो। स्टेट में तो स्टेट में, मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक आप उसमें कोई फोर्स ना लगा दो अपोजिट साइड में उसको रोकने के लिए। तो ये जो लॉ होता है ये स्टेट करता है, और इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको टर्म टर्म कर सकते हैं स्टेटमेंट को, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही है ये, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो आप इसको। और ये उसी स्टेट में रहना चाहेगी, प्रेफरेंस इसकी वही रहेगी जब तक आप उस पर कोई आउटर फोर्स ना लगा दो। तो ये तो फर्स्ट लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ ये हो गया। तो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ने से पहले हम फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन देख लेंगे। तो अब आप बताओ खुद ही प्रैक्टिकल लाइफ में, कि आप खुद ही अपने आसपास देखो और एग्जांपल वहीं से ढूंढो। साइंस इन एवरीडे लाइफ में कहीं आपको ये लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल लगता है, कि ये लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है मेरी डेली लाइफ में, कि इस जगह पे ये अप्लाई हो सकता है या फिर इस जगह पे होता है, मुझे पता नहीं था कि ये लॉ ये स्टेट कर रहा है, तो ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पे लॉ यहाँ पे लग रही है। तो ये कहाँ पे कैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि कोई बस में जा रहा है या फिर कोई व्हीकल पे जा रहा है, कोई बैठा हुआ है बस में, तो बैठा हुआ है सीटिंग में, और बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मूव कर रही है तो वो भी रनिंग में ही है, उसके साथ साथ, बस के साथ साथ ही रनिंग में ही है ना। और एकदम से बस, अब रनिंग में क्या है, बॉडी का कांटेक्ट किसके साथ है, बस के साथ है, और बस क्या कर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है, मोशन कर रही है। तो कांटेक्ट मोशन उसका बस के साथ है, तो बस क्या है, मूव कर रही है मोशन में, तो बॉडी भी मोशन में बस के साथ साथ, क्योंकि कांटेक्ट है दोनों के बीच में।
अब जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, बस में ब्रेक लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा एकदम से, तो ब्रेक लग गया, तो मतलब क्या हो गया, बस रुक गई, बस रुक गई, बस स्टॉप हुई। तो आपकी बॉडी तो स्टॉप नहीं हुई, तभी तो हमें लगता है आपकी बॉडी भी स्टॉप होगी, ऐसा नहीं नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब आप ये देखो, बस स्टॉप हुई तो आपकी बॉडी क्या मूव करेगी, एकदम से झटका लगेगा आपकी बॉडी को, और कहाँ की साइड लगेगा, फॉरवर्ड जाएगी आपकी बॉडी, बैकवर्ड जाएगी। आप सिटिंग पे हो तो आपकी जैसे ही बस ट्रैवल कर रही है और एकदम से ब्रेक लगा, एकदम से स्टॉप हो गई बस, तो आपकी बॉडी आगे जाएगी। आगे इसलिए जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी क्या चाहती है भाई, मोशन में थी ना उसके साथ, तो बस में तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया बाहर से, स्टॉप हो गई एकदम से, तो आपकी बॉडी क्या चाहेगी भाई, मैं स्टॉप ना, उसको अपोज करेगी भाई, मैं मोशन में ही रहूँ। तो इसलिए हमारी बॉडी आगे की साइड जाती है, जब भी ब्रेक लगता है अपन, हम आगे की साइड थोड़ा झुकते हैं, थोड़ा मूव करते हैं, एकदम से सडनली स्टॉप हो जाती है बॉडी, ब्रेक लगता है वो, क्योंकि अपना कांटेक्ट किस साथ था, बस के साथ था, बस मोशन में थी, एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसको अपन ने अपोज किया एकदम से, तो अब हमारी बॉडी आगे की साइड जाएगी थोड़ी सी। तो ये हो जाएगा एक तो अपना क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ऐसे इसमें वो कर लो आप, रिवर्स कर लो, वाइस वर्सा कर लो, रेस्ट में कर लो। पहले अपन ने मोशन में देखा इसको बस को, अब रेस्ट में कर लो, बस रेस्ट में और अपन बैठे हुए हैं, कांटेक्ट में है बस के साथ अपना बॉडी का, तो रेस्ट में रहना चाहिए बस भी और आपकी बॉडी भी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स लगा, किसी ने धक्का लगाया या बस स्टार्ट हो गई, तो बस मोशन में होगी, तो आपको क्या करेगा, आपकी बॉडी कहाँ जाएगी, आपकी बॉडी बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड इसलिए जाएगी क्योंकि वो रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहती है, जाना ही नहीं चाहती वो आगे मोशन में, तो अपोज कर रही है। तो एक तरीके से जब बताया ना मैं आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, बॉडी रिमेन एट द सेम स्टेट अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड ऑन इट, कि उस पर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बॉडी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहेगी, एक तरीके से आप ये समझ लो। तो ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में हो गए। और आप देख लो, खड़े हो, स्टैंडिंग हो, आप स्टैंडिंग से भी कर सकते हो, वो एक ही बात है, स्टैंड में भी आपका वही बॉडी से कांटेक्ट है बस का। स्टैंड कर लो, सिट कर लो बस में। ट्री का देख लो आप, ट्री का भी काफ़ी अच्छा है। अपन ट्री को अपन शेक करते हैं तो उसमें फ्रूट्स लीव्स डाउनफॉल हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि ट्री क्या होता है, पहले स्टेट में होता है, रेस्ट में होता है। कौन सी स्टेट में होता है, रेस्ट स्टेट में होता है सर। लीव्स उस भी रेस्ट में होते हैं, फ्रूट्स वो भी रेस्ट में होते हैं। अपन ने ट्री को हिलाया स्टेम से, ट्रंक से उसकी हिलाते गए तो वो क्या मूव कर रहा है, लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है, हिल रहा है। और लेकिन रेस्ट में क्या थे, फ्रूट्स थे और लीव्स थे, तो वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, उसको अपोज करेंगे उस मोशन को, तभी तो वो गिरते नीचे, डाउनफॉल होता है फिर उनका। तो ये भी हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया का। ये तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हो गए। मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मैंने आपको बताया था पहले भी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ाई थी उसमें, कि मोमेंटम की फार्मूला क्या होता है और यूनिट्स कैसे होती है। यूनिट्स तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम का फार्मूला होता है m/v, मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है यूनिट, kg। मास की क्या होती है, kg होती है, और उसकी वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो ये आपको दे दिए। अब इसके हिसाब से आप फार्मूला भी निकाल सकते हो। kg कितना हो गया, मास हो गया, मास इनटू वेलोसिटी होगी। तो ये इसका फार्मूला हो गया m/v। यूनिट के बेस पे अपन ने फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लर्न है और डायमेंशंस लर्न है आपको। MLT, CGS सिस्टम जो होता है, यूनिट डायमेंशनल सिस्टम होता है, SI यूनिट वगैरह सिस्टम होते हैं। तो अगर आपको यूनिट्स के सिस्टम्स याद हैं कि भाई स्टैंडर्डाइज सिस्टम कौन सा होता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो फार्मूला यूनिट के बेसिस पर भी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। मोमेंटम तो होता है m/v, ये अपन ने लगाया था, लेकिन मोमेंटम की डेफिनेशन तो बता दें कि मोमेंटम की तो अपन ने एक तरीके से न्यूमेरिकल टर्म्स में कर लिया कि मास इंटू वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ना कि स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसके अलावा इन अदर वर्ड्स मोमेंटम को, मोमेंटम बॉडी होती है, इफ़ अ बॉडी ऑफ अ मास एक वेलोसिटी से, पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, उस पर जो फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स होता है वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज होना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है फोर्स। मोमेंटम होता है कि कोई बॉडी, आपने बॉल थ्रो करी है, आप बॉल थ्रो कर रहे हो, तो उसमें कितना मोमेंटम है उस बॉल में, वो कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, उसका मोमेंटम कितनी स्पीड से आ रहा है, क्यों आ रहा है,
क्योंकि उसका जो मोमेंटम है काफ़ी हाई है। जब बैट बॉल को हिट करती है तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? एक तो उसका मास है, मास और वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। जब वो अपन कोई फील्डर कैच ले रहा है, बॉल ऊपर गई है, हाई अमाउंट ऑफ हाइट पे गई है, अब वो नीचे आ रही है तो क्या होगा, उसका मास तो उतना रहेगा लेकिन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, तो उसका मोमेंटम इंक्रीज़ होता जाएगा। तो मोमेंटम होता है किसी भी चीज़ को अपन फोर्स करते हैं ना, मोटिवेट करते हैं, मोमेंटम, इसका एक मोमेंटम बन गया भाई। मास अपनी खुद की बॉडी के मास है और उसके साथ वेलोसिटी, वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, उसका मोमेंटम है वो। और इसको अपन एग्जांपल से देखें तो एग्जांपल से हम प्रैक्टिकल डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक गन है, फायर्ड होती है बुलेट, बुलेट होती है फायर्ड फ्रॉम अ गन, गन से फायर होगी बुलेट, तो उसमें क्या होगा, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा या फिर अपन स्टोन को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, वो ज़्यादा होगा। बुलेट का मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि एक तो उसकी वेलोसिटी वो इतनी हाई है कि वो टारगेट को हिट कर देगी बहुत दूर तक, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे टारगेट होगा। और लेकिन स्टोन है, स्टोन का मास ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो हिट नहीं कर पाएगा। हिट करने के लिए फिर उसको उतनी ही वेलोसिटी चाहिए जितनी कि बुलेट को चाहिए। ऐसा नहीं है बुलेट को उतनी उतनी वेलोसिटी चाहिए जितनी बुलेट को चाहिए, ये नहीं होगा। बुलेट का जो मास था वो बहुत छोटा था, बहुत कम था मास जो, तो मास कम था तो वेलोसिटी बहुत हाई थी तो मोमेंटम हाई हो गया। अब स्टोन है, स्टोन को भी आप उसी वेलोसिटी से फेंकोगे तो वो उतनी दूर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो उसको और ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा क्योंकि उसका मास भी बहुत ज़्यादा है, तब जाके वो उतना टारगेट अचीव कर पाएगा, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, उतनी ज़्यादा दूर तक जाएगा, टारगेट को हिट करेगा। क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है, वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा मांग रहा है वेलोसिटी की, इसलिए। एक तो ये हो गया। और आप इसको और देख सकते हो, आप ट्रक है, बस है, कार है, आप किसको पुल करोगे, पुश करोगे, किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, किस में फोर्स ज़्यादा लगता है? आप खुद सोचो। ट्रक को खींचने में ज़्यादा फोर्स लगेगा या बाइक को खींचने में? ट्रक को खींचने में। क्यों लगेगा? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। या फिर आप ये देखो, ट्रक को आप एक पुश करोगे, थोड़ी दूर तक गया, उतना ही आप बाइक को पुश करोगे, उतना ही। तो कितना, कौन ज़्यादा दूर तक जाएगा? बाइक जाएगी ज़्यादा दूर तक। क्यों जाएगी? क्योंकि उसका मास कम है तो वो वेलोसिटी ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, मतलब वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। और बस ट्रक के लिए उतना पुल या पुश उतना सफिशेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अगर उसको उसी स्पीड पे लेके आना है जितनी स्पीड पे बाइक का था, तो उसके लिए हमें उसको उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मोमेंटम उसका उतना इंक्रीज़ करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और आप फोर्स के टर्म्स में लिखना चाहते हो मोमेंटम को, तो कैसे लिख सकते हो फोर्स के टर्म्स में मोमेंटम? वो भी हम देखते हैं। फोर्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं अपन मोमेंटम? तो फोर्स के टर्म्स में अपन ऐसे लिख सकते हैं मोमेंटम, एफ एफ इजिकल्स टू, एफ इजिकल्स टू क्या होता है, एम अपॉन टी। या फिर इसको लिखते हो एफ इक्वल्स टू, या फिर आप इसको लिख सकते हो एफ इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू, एम मतलब मोमेंटम, मास नहीं है यहाँ पर भी, ये मोमेंटम है। टी को उधर ले जाओ, मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, ये हो गया। इसको आप इम्पल्स भी कह सकते हो, और ये आप मोमेंटम को फोर्स के टर्म्स में लिख सकते हो। क्योंकि आपने, मैंने यूनिट के हिसाब से देखा है, आप यूनिट देखो, इसकी होती है मीटर पर सेकेंड। अगर आपको चेक करना हो तो वापस डिराइव कर सकते हो, अगर यूनिट से आप चेक कर सकते हो तो क्रॉस चेक भी जाते हैं आपको, या यूनिट अगर फॉर्मूला नहीं याद है, यूनिट याद है, यूनिट से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। एम मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी है ही साथ में, और इनटू सेकेंड है, तो सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू, फॉर्मूला केजी इंटू मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड किसकी, मोमेंटम की होती है यूनिट। ये हो गया। इसका मतलब सही है, अपन ने जो डिराइव किया है। तो यही चीज़ें अब अपन पढ़ते हैं सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हम पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ के रखो क्योंकि इसको मैं पढ़ाऊँगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बाद, ये जो इक्वी स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि अभी आपको सिर्फ मोमेंटम बताया, मोमेंटम इतना याद रखना है अभी। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको बाद में क्यों बता रहा हूँ, आपको रिलेट हो जाएगा। अभी तक सिर्फ मोमेंटम जान देखा है अपन ने, मोमेंटम क्या होता है। अब अपन आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं।
ये क्या स्टेट कर रहा है, ये स्टेट कर रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कोई भी फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वही जो हमने पढ़ा था अभी यहाँ पर, यही फार्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू एम अपॉन टी, ये जो हमने पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू एम अपॉन टी। या फिर यहाँ से देख लो आप, तो रेट ऑफ चेंज हो रहा है मोमेंटम में, वही होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है, मास इंटू एक्सलरेशन है। उसके बाद मास इजिकल्स टू वेलोसिटी, अगर मास जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, एक्सलरेशन जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। और मास तो जीरो होगा नहीं ना, मास जीरो होगा तो फिर कोई वो बॉडी है ही नहीं, मतलब एक तरीके से वो कुछ पार्टिकल नहीं है, उसका जीरो मास हो गया तो वो तो एब्सेंस है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन अब अपन इसका देखते हैं कि स्टेट, ये तो इसने स्टेट कर दिया भाई, एक फार्मूला दिया इसने, मैग्नीट्यूड दे दिया किसी भी चीज़ का कि फोर्स इजिकल्स टू एम इंटू एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन होता है। लेकिन अब इसके फिनोमिना या फिर इसके वो एप्लीकेशंस देखते हैं भाई, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो अब आप देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या है। एक तो ड्यूरिंग अ टेबल टेनिस बॉल हिट अ प्लेयर, ये मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप बैट को बॉल से मारोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी से जाएगी बॉल बैट से, और वो इतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी से जाती है। अगर टेबल टेनिस अपन को अगर टेबल टेनिस से अपन बॉल अगर अपन को हिट कर जाए तो अपन को उतना ज़्यादा हर्ट नहीं होगा जितना बैट बॉल वाली, जितना बैटिंग करके बॉल, जितना अपन बैटिंग क्रिकेट में बॉल हिट करती है फील्डर्स को, वो इसलिए होगा क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, इसका एक्सलरेशन इंक्रीज ही करता रहता है। और टेबल टेनिस में इतना नहीं होता, उससे कंपैरिजन में कम होता है, तो वो इसलिए हिट कम करती है अपन को, हर्ट कम करती है अगर अपने लग भी जाए तो। एथलीट का भी यही है, सैंड बैट, क्रिकेट बॉल्स, ये मूव, तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, काफ़ी फेमस एग्जांपल है, आपने भी सुना होगा ये कहीं ना कहीं। या फिर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बता देता हूँ मैं, क्रिकेट प्लेयर वाला। क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं जब भी कैच करते हैं तो ये अपने क्या करते हैं, जब भी हाई कैचिंग करते हैं तो अपने हैंड को क्या करते हैं, बैकवर्ड की साइड करते हैं। विकेट कीपिंग करते हैं तो बैकवर्ड की साइड करते हैं बॉल को, हैंड से जब भी कैच करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो बॉल जिस वेलोसिटी से आती है, जिस मोमेंटम से आती है, जिस एक्सलरेशन जो उसमें होता है, वो इतना रेट ऑफ चेंज होता है, वो इतना फास्ट होता है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि वो जो उसकी स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है, वो डिक्रीज़ हो सके उस टाइम के साथ, उसकी वेलोसिटी उस टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ हो सके। तो हम हैंड को पीछे की साइड लेके आते हैं ताकि उसको टाइम ज़्यादा मिले प्लेयर्स को कैच करने में, और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो सके टाइम के साथ साथ, कुछ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी फ़र्क पड़ता है। तभी तो हम कैच करते हैं तो थोड़ा हैंड पीछे लेके आते हैं ताकि वो हैंड को हिट ना करे ज़्यादा हार्ड। हार्ड हिट करेगी तो बाई चांस हार्ड हिट करने से अपन को हर्ट करेगी तो वो कैच नहीं होगा, कैच नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए कंफर्टेबल के लिए और अपन उसको उसका मोमेंटम कम करने के चक्कर में हम पीछे की टाइम इंक्रीज़ करते हैं ताकि उसका उसका प्रेशर कम हो, उसका जो फोर्स जो लगने वाला है हिट हार्ड करेगी उसका कम हो, डिक्रीज़ हो जाए। ऐसे ही जब अपन किसी हाई जंप करते हैं एथलीट्स वगैरह, या फिर अपन कहीं बिल्डिंग से ड्रॉप आउट करते हैं, गिरते हैं, तो हाई जंप में भी होता है, तो एथलीट को हाई जंप करने के बाद उनके नीचे जहाँ पर वो लैंड करेंगे वहाँ पर उनके लिए फ्लोर लगा रखा होता है, फ्लोर पर उनके एक कुशन लगा रखा होता है, सैंड बैड लगा रखा होता है, या फिर कोई कुशन का बैड लगा रखा होता है ताकि वो जब वो लैंड करें तो उनकी जो बॉडी है जिस मोमेंटम में वो हिट करेगी सरफेस पे, तो उनको हर्ट हो सकते हैं, उनको चोट लगने का डर है, इंजरी हो सकती है, तो वो टाइम इंक्रीज़ हो सके उस बेड पे लगे, उस बेड पे, कुशन बेड पे, सैंड बेड पे वो हिट करें ताकि वो सैंड बेड क्या है, वो एक तरीके से उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक तरीके से उसका टाइम इंक्रीज़ करेगा, वो स्प्रिंग की तरह काम करेगा एक तरीके से। जो जैसे मैंने आपको बताया ना, ये टाइम इंक्रीज़ करेगा, बॉल अपन कैच करते हैं फील्डर्स, तो ऐसे ही जो अपनी बॉडी जिस स्पीड से आ रही है वो उस पर हिट करेगी, तो वो सरफेस क्या होगा, ऐसा नहीं है कि वो हार्ड है तो वो वहीं रहेगा, वो क्या है उसका टाइम इंक्रीज़ करेगा, उस जो फोर्स है, जो प्रेशर है, उसको कम करने के लिए उसको थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इंक्रीज़ होंगे उसके, तो वो आराम आराम से बिल्कुल स्लोली स्लोली कम होगा, तो उससे प्लेयर को
बाउंस बैक नहीं लगेगा उसको फोर्स की, भाई मैं हिट करके वापस मेरे पे फोर्स आ रहा है तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो एब्जॉर्ब करेगा, तो टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, तो प्लेयर भी हर्ट नहीं होगा, इंजरी नहीं होगी उसको, और उसको कंफर्टेबल लगेगा, रिलैक्स लगेगा जब वो लैंड करेगा उसकी बॉडी। तो ये तो हो गया इसका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थोड़े बहुत एग्जांपल जो हम प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देख सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं, और मैंने आपको बताया थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ ही मैं बताऊंगा आफ्टर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बताया था मैंने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ से तो आप देखो इस हेडिंग से पता लग जाना चाहिए आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई कंजर्व हो रहा है मतलब कि बच रहा है, लॉ है इसका, कानून है कि बच रहा है, कंजर्व हो रहा है, कंजर्व मतलब बच रहा है। तो बचेगा कब? जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा किसी भी बॉडी पे या किसी भी सिस्टम पर। देन द टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट हो रहा है ना, कंजर्व हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा बाहर का, तो वो कंजर्व हो रहा है। अब ये मैंने इसलिए बताया था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वही इससे रिलेटेड है, उसको भी हम ये कह सकते हैं। अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले थर्ड लॉ ऑफ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ये कहता है कि एवरी स्टेट एवरी एक्शन इज एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन के लिए उसकी हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन तैयार रहती है। आप कुछ भी करोगे, आप बॉल फेंकोगे, दीवार पे थ्रो करोगे, तो वो इक्वल जिस फोर्स से आपने थ्रो किया है उसी फोर्स से वो बैकवर्ड आएगा। क्यों? इक्वल और अपोजिट एक्शन और रिएक्शन है उसके साथ। आप जिस एक्शन से आप थ्रो करोगे उसी रिएक्शन से वापस आएगा उसी फोर्स पे। ठीक है। अब ये हम इसको ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसको आप एक और नाम दे सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हो। जी हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप इसको टर्म कर सकते हो। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को वो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ा था कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसका कंजर्व मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब जितना है उतना रहेगा, बाद में भी पहले भी, यहाँ पर भी उतना ही। आपने बॉल थ्रो करी वॉल पर, वॉल पे बॉल थ्रो करी, जिसका उसका मोमेंटम पहले था जब आपने थ्रो किया बिफोर द वॉल उतना था, और आफ्टर द वॉल भी उतना ही है, तो उसका मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आ गई, मोमेंटम तो चेंज नहीं हुआ, तो उसका उतना ही इक्वल है, तो इक्वल अपोजिट रिएक्शन आ गई। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का वो आ गया ना। आप देखो बॉल को थ्रो किया तो मोमेंटम उसका उतना, जब आपने थ्रो किया, जब वो वॉल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई बॉल, तब भी उसको मोमेंटम इतना है, तो कंजर्व मोमेंटम हो गया। और रिएक्शन कौन सी होगी? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन होगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी फॉलो हो गया, तो आप वो भी कह सकते हो इसको। और इसका एक और बहुत फेमस एग्जांपल्स है, वहाँ पर भी दे रखा है इससे ऊपर, रॉकेट का, रॉकेट रिपल्शन, कि रॉकेट में जब आप थ्रो करते हो रॉकेट को जब आप एस्केप वेलोसिटी से आप उसको ऊपर लेके जाते हो स्पेस में, तो उसमें जो रिएक्शंस होती हैं तो वो क्या होती है? अपथ्रस्ट रिएक्शन लगती है, उसमें से धुआं निकलता है, गैस जिसको हम कहते हैं एमिट होती है बहुत ही हाई स्पीड से पर सेकंड, और बहुत लाइट गैस होती है जो इतनी प्रेशर से एमिट होती है, तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। क्यों लगता है? कि नीचे जितना नीचे फोर्स लगाओगे आप उतना ही बैकवर्ड आपको फोर्स मिलेगा। तो वो आप सोचो कितना पर सेकंड कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस गैस का, कि वो जो उसको इतना मोमेंटम मिल जाता है कि वो एस्केप कर जाए अर्थ के एटमॉस्फेयर से और वो स्पेस में चली जाए। तो वो रॉकेट का हो गया, रॉकेट propulsion। और बॉल का मैंने आपको बता दिया, वॉल के थ्रू करोगे आप, और एक आप है जैसे बॉल आप होता है कि बॉल को थ्रो करोगे, वो तो हो गया। अब एक थर्ड एग्जांपल और ले सकते हो आप, कि आप बोट से जब आप उतरते हो, बोट होती है जब आप उससे कोस्ट लाइन पर या फिर शोर पे, जहाँ पे किनारा जिसको कहते हैं शोर, उस पर उतरते हो, तो आप बोट से जब आप जंप करते हो कोस्ट लाइन पर, तो या फिर लैंड करते हो, तो आप बोट पे फोर्स लगाते हो, तो बोट क्या करती है? वो पीछे की साइड जाती है और आपको आगे की साइड ले जाती है। तो क्या हो गया? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गया। आपने जितना फोर्स उसको पीछे की साइड लगाया वो उतना आगे की साइड गई। ऐसे ही वॉकिंग में वॉक करता है पर्सन, जितना बैकवर्ड की साइड वो ग्राउंड पे फोर्स लगाता है उतना उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलता है उसको फोर्स, इक्वल अपोजिट। स्विमिंग का भी इसमें दे रखा है कि भाई आप वाटर को बैक पुश करते हो, वाटर आपको उतना इक्वल अपोजिट रिएक्शन लगाता है, वो उतना आपको विद सेम फोर्स से आपको फॉरवर्ड पुश करेगा स्विमर। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।